Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Princey Classes. This is Princey and in this video lecture we are going to discuss famous poem On His Blindness by John Milton. इस पोएम में हम सबसे पहले तो जॉन मिल्टन की जो ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएम एंड देन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड फैक्ट, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या की फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यानी पोएम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो जो टाइटल है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आल्सो नोन एज सोनेट नंबर 19, यानी इसे सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो टाइटल है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं जॉन मिल्टन। और इसके बाद जो इसका फॉर्म है उसके बारे में बात करें तो जो फॉर्म है वो है पेट्रार्कियन इटालियन सोनेट, जिसमें 14 लाइंस होते हैं जो डिवाइडेड होता है इनटू एन ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइंस एंड अ सस्टेट लास्ट 6 लाइंस। यानी क्या होता है, जो पेट्रार्कियन सोनेट होता है, जो इटालियन सोनेट होता है वो 14 लाइंस का होता है जो डिवाइडेड होता है इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं उसे कहा जाता है ऑक्टेव और जो लास्ट की 6 लाइंस होती हैं उसे कहा जाता है सेस्टेट। ओके, तो जो रिटन किया गया है इसे, ये कब लिखा गया अगर इसके बारे में बात करें तो अराउंड 1655, यानी 1655 के आसपास इसे लिखा गया है। और ये लिखा गया था आफ्टर मिल्टन्स लॉस्ट हिज आईसाइट, यानी जब मिल्टन अपनी आईसाइट खो देते हैं। यानी जब भी ये पोएम हमें ये दिखाती है कि इंसान के ऊपर जब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो एक तरीके से एक ऐसा साइन होता है कि इंसान को अब और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो जॉन मिल्टन की जब आईसाइट चली जाती है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। तो वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब उनकी इस जो ये पोएम है ये इसी से रिलेटेड है कि जब उनकी आईसाइट चली जाती है तो फिर आखिर क्या होता है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात कर लें तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो कौन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जॉन मिल्टन वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोएट, यानी जो जॉन मिल्टन है वो इंग्लैंड के सबसे महानतम जो कवि हैं उनमें से एक हैं। और बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44। यानी जो मिल्टन है वो इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पोएट हैं और ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में। और ये जब ब्लाइंड होते हैं उस टाइम इनकी एज जो है वो 44 है। हो सकता है ये भी एक पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि जब मिल्टन ब्लाइंड हुए थे तो कितनी एज थी या किस ईयर में ब्लाइंड हुए थे। ओके, और जो मिल्टन ने ये पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कब लिखी है तो 1655, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो ये सोनेट है, द सोनेट इज़ हिज पर्सनल मेडिटेशन ऑन द स्ट्रगल बिटवीन हिज डिज़ायर टू यूज़ हिज पोइटिक टैलेंट टू सर्व गॉड एंड द रियलिटी ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। यानी जो ये पोएम है, जो ये सोनेट है, जो सोनेट नंबर 19 है, तो ये क्या है, एक पर्सनल मेडिटेशन है उनके स्ट्रगल के ऊपर, उनके स्ट्रगल और उनके डिज़ायर के बीच में क्या है, ये एक मेडिटेशन है। और एक जो इनका पर्सनल जो स्ट्रगल है, यानी जो उनकी पर्सनल डिज़ायर है एक तरीके से, वो क्या है कि वो यूज़ करें इस पोइटिक टैलेंट की, किसके लिए, गॉड को सर्व करने के लिए। और जो ये पोइटिक टैलेंट है, यानी जब इनकी आईसाइट चली जाती है तो इनके माइंड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। एक तरीके से ये अपनी रियलिटी बताते हैं अपनी ब्लाइंडनेस की। और इट रिफ्लेक्ट्स हिज इनर कन्फ्लिक्ट, यानी जो इनके अंतर्द्वंद, यानी जब इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको वो उस टाइम पे उसे ऐसा लगता है कि शायद अब ज़िंदगी मेरी अंधेरे में चली गई है और मैं उसे अब क्या नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं उसे अब कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा या उससे रिकवर नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही मिल्टन के साथ होता है, जब उनकी आईसाइट चली जाती है तो उनके माइंड में विभिन्न प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, क्वेश्चन होता है उनको, अपने माइंड में क्वेश्चन उठते हैं उनके अबाउट गॉड, एक्सपेक्टेशन एंड इवेंचुअल एक्सेप्टेंस थ्रू पेशेंस एंड फेथ।
यानी जो जॉन मिल्टन है वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गॉड इतनी बड़ी प्रॉब्लम देने के बाद भी उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ करेंगे, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है गॉड की। और फिर उन्हें खुद ही उनका पेशेंस जो है वो रिप्लाई देता है, उनका विश्वास जो है वो रिप्लाई देता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आखिर अब हम पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं, जॉन मिल्टन क्या बताने वाले हैं अपने इस पोएम के बारे में। तो चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। पहला जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ये देखो, पहले तो एक पॉइंट है इसमें जो हम पहले से डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो एक कहानी जो है बाइबल की कहानी का रेफरेंस लेंगे, आगे बीच में जो टैलेंट वर्ड है वहाँ पर वो इसका रेफरेंस लेंगे। तो उसे मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके बता दे रही हूँ कि क्या होता है। जो बाइबल की एक स्टोरी है मैथ्यू 25, तो वहाँ पर क्या होता है वो जो बाइबल की स्टोरी है उसमें बताया गया है कि एक मालिक होता है, वो अपने 3 नौकरों को कुछ टैलेंट देता है। एक को 5 देता है, एक को 2 देता है और एक को 1 टैलेंट देता है। तो तीनों को टैलेंट देकर जाता है। तो तीनों में से जो 2 होते हैं वो अपने टैलेंट को दुगना कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा है वो क्या करता है, वो अपने टैलेंट को कहीं पर जाकर जैसे ज़मीन के नीचे दबा देता है। जिससे क्या होता है, उसका टैलेंट, वो सोचता है इस टैलेंट को प्रिजर्व करके रख लेता है। तो फिर जब मालिक जो है वो वापस आता है तो दोनों की प्रशंसा करता है, जिन्होंने अपना टैलेंट जो है उसको दुगना कर लिया था, और जो तीसरा है उसको क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा चाइड करता है, बहुत ज़्यादा फटकारता है और उसे बिग एंड लेजी कहकर पुकारता है। तो यहाँ पर मिल्टन उसका आगे रेफरेंस लेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको इसे कनेक्ट करके बता दूँगी स्टोरी। अब हम बात करते हैं यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट की। When I consider how my light is spent, and half my days in this dark world and white, यानी पोएट कह रहा है व्हेन आई कंसीडर, यानी जब मैं ये सुनिश्चित करता हूँ, ये सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि कैसे मेरी जो आई साइट है, लाइट से यहाँ पोएट का मतलब 2 है। यानी पहला मतलब है कि जो उसकी आई साइट है, लाइट का मतलब 2 है उसका। पहला जो है वो है आई साइट से उसका मतलब, दूसरा जो है वो उसका मतलब है पोइटिक टैलेंट से। यानी उसका जो 2 टैलेंट है, एक तरीके से उसका जो आई साइट है वो और उसका जो पोइटिक टैलेंट है वो एक तरीके से चला गया, खत्म हो गया है। एंड हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी वो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो मेरी रोशनी है वो क्या हो गई है। जब मैं सोचता हूँ कि जो मेरी रोशनी है वो चली गई है, और कब चली गई है, यानी उसकी रोशनी जो है वो समाप्त हो गई है, और उसके जीवन के जो आधे दिन है वो भी अभी पूरे नहीं हुए थे। और अब क्या है, जो उसका बचा हुआ दिन है वो इस डार्क वर्ल्ड और वाइड में रह जाएगा। यानी पोएट कहना चाहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ, यानी पोएट कह रहा है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो रोशनी है, मेरी जो लाइट है आँखों की, वो समाप्त हो गई है, या जो उसका टैलेंट है उसके बारे में बोल सकते हैं कि वो अब एक तरीके से समाप्त हो गया है, और मेरे जीवन के आधे दिन भी पूरे होने से पहले मैं अब इस विशाल अंधेरे दुनिया में जा रहा हूँ। यानी अब वो एक तरीके से बहुत अंधेरी दुनिया हो गई है, उसकी आईसाइट चली गई है, तो अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और एक तरीके से जो उसका टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं चला गया है, क्योंकि आईसाइट के बगैर, वो आईसाइट के बगैर अब कुछ भी लिख नहीं सकते। वो एक महान पोएट थे, लेकिन अब वो अपनी उस पोइटिक टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो सब कुछ एक तरीके से अंधेरे में चला गया है। And that one talent which is dead to hide locked with me useless, पोएट कह रहा है कि मेरा वो टैलेंट, यानी मेरी आई साइट चली गई है और मैं अभी एक तरीके से डार्क दुनिया में चला गया हूँ। तो जो मेरा एक टैलेंट है, जो मेरी एक पर्सनैलिटी है, जो पोइटिक टैलेंट है, वो अब मेरे डेथ तक क्या रहेगी, छिपी रह जाएगी, लॉक्ड विथ मी यूजलेस, और मेरे साथ यूजलेस पड़ी रह जाएगी। यानी पोएट कहना चाह रहा है कि जो मेरी प्रतिभा है, जो कविता लेखन का गुण है, उसे छिपाना मैं नहीं चाहता। वो तो छिपाना डेथ के समान है, पाप के समान है, लेकिन अब क्या है, वो मेरे साथ यूजलेस पड़ी हुई है, मेरे अंदर बेकार रह जाएगी। 2, जबकि माई साउल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, यानी कह रहा है लेकिन जो मेरी साउल है वो मोर बेंट है, यानी जो मेरा मन है इसे ईश्वर की सेवा में, टू सर्व विथ माई मेकर, यानी वो कहना चाह रहा है कि लेकिन जो मेरा साउल है वो ईश्वर की सेवा में इसे लगाना चाहता है।
ठीक है। और ताकि क्या कर सके, वो प्रेजेंट कर सके अपना ट्रू अकाउंट, यानी वो जब भगवान के पास जाएं तो अपने पोइटिक टैलेंट का उन्होंने कितना यूज़ किया इसका लेखा जोखा वो वहाँ पर दे सके। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उनका जो पोइटिक टैलेंट है वो उसको यूज़ नहीं करेंगे तो भगवान भी उन्हें फटकारे, उसी तरीके से जैसे उस कहानी में, बाइबलिक स्टोरी जो मैंने आपको बताई, उस कहानी में जैसे वो जो मालिक होता है वो उस नौकर को ज़्यादा फटकारता है, उसे बिग एंड लीजी कहता है, जिसने अपने पोइटिक टैलेंट को कहीं हाइड करके रख दिया था, ज़मीन के अंदर हाइड करके रख दिया था। तो वही पोएट यहाँ पर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास जाऊँ तो वो इसका अकाउंट मांगे कि तुमने आखिर पोइटिक टैलेंट का कहाँ यूज़ किया, और जब मैं बोलूँगा कि मेरी आई साइट की वजह से मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ नहीं कर पाया मैं, तो हो सकता है वो भी मुझे क्या करें, फटकारें। कहीं ऐसा ना हो। ऐसा पोएट खुद से सोच रहा है, एक तरीके से उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मेरी आई साइट चली गई है और मैं इतना ज़्यादा डार्क वर्ल्ड वाइड में जी रहा हूँ, तो क्या जो मेरा पोइटिक टैलेंट है वो मैं यूज़ कर पाऊँगा। यानी वो कह रहा है कि अगर मैं इसे यूज़ नहीं करता तो एक तरीके से पाप होगा, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है तो शायद वो यूज़ करने के लिए दिया है, मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या जवाब दूंगा ईश्वर को जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने अपने पोइटिक टैलेंट का कहाँ यूज़ किया। दैट गॉड एग्जैक्टली डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क सॉरी। तो अब पोएट कह रहा है, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं पोएट कि दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर डिनाइड लाइट डिनाइड, मतलब क्या भगवान जो है वो डे लेबर चाहते होंगे मुझसे, जबकि मेरी लाइट जो है वो डिनाइड कर दी गई है, ले ली गई है। यानी पोएट कहना चाह रहा है कि जब जो गॉड है कि एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि मैं दैनिक श्रम करूं, जबकि मेरी जो लाइट है वो नहीं है, यानी मेरी आई साइट चली जाने के बाद भी गॉड ऐसा चाहते हैं कि मैं उनके काम को करूं। आई फॉन्डली आस्क, यानी मैंने पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन क्या होता है, जो मेरा धैर्य है उसने मुझे रोक लिया। यानी वो ऐसा पूछना चाहते हैं लेकिन उनका धैर्य जो है वो उनको रोक लेता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और उनका जो उनके मन की जो ये व्यथा चल रही थी उसने उन्हें रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? गॉड डट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी पेशेंस ने उन्हें रिप्लाई किया, उनके धैर्य ने उन्हें रिप्लाई किया कि भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो उनको आदमी के किसी कार्य की ज़रूरत है कि उन्होंने जो भी टैलेंट किसी को दिया है वो नहीं चाहते कि वो उनके लिए कुछ भी करे, यानी ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। और हिज ओन गिफ्ट, या तो ना तो वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि तुम उनके लिए करो, ना ही वो ये चाहते हैं कि तुम उनके ही दिए गिफ्ट को उन्हें रिटर्न करो। एक तरीके से जो भी उन्होंने दिया है वो इतने सर्वशक्तिमान है तो वो क्यों चाहेंगे किसी इंसान से कुछ भी प्राप्त करना। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वो कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही महान है, हु बेस्ट बहुत महान है, बेयर हिज माइल्ड योक, और उनके तो हजारों सैनिक हैं, हजारों नौकर हैं एक तरीके से, दे सर्व हिम बेस्ट, जो उन्हें क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सर्व करते हैं। यानी जैसे अगर कोई राजा है तो राजा जो होगा उसके पास ऑलरेडी बहुत से लोग होंगे काम करने के लिए, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से क्यों कुछ करवाना चाहेगा। हिज स्टेट इज किंगली, वो तो राजाओं के भी राजा हैं। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विथआउट रेस्ट, यानी वो कह रहे हैं कि वो तो हिज स्टेट इज किंगली, यानी उनकी जो स्टेट है, उनकी जो अगर हम बात करें जो ईश्वर है वो तो किंगली हैं, यानी वो राजा के भी राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों सैनिक एक तरीके से उनके एक इशारे पर पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यहाँ तक कि मतलब पूरे भूमि पर, पूरे समुद्र पर, ओशियन पर क्या होता है, बिना रेस्ट करे एक ही झटके में चले जाएंगे। यानी अगर वो एक इशारा भी कर दे तो ये पृथ्वी क्या है, ओशियन क्या है, सब कुछ बिना रेस्ट करे चलने लग जाएगा। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब पोएट आगे कहना चाह रहा है कि वो इंसान जो
क्या करता है, धैर्य से रुक जाता है और अपनी बारी के आने का इंतज़ार करता है, दे आल्सो सर्व, तो वो भी क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। यानी अगर आप रुक कर धैर्य से अपने बारी के आने का इंतज़ार करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं भगवान की सेवा कर रहे हैं। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच की। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ मैंने कुछ 2 या 3 चार फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत होंगे, तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। पहला है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। जो लाइट है यहाँ पर, इसका मतलब सिर्फ केवल आई साइट से नहीं है, बल्कि जीवन की प्रतिभा यानी उसके टैलेंट से भी है। ठीक, टैलेंट का जो टैलेंट है ये रूपक है। बाइबल की कहानी प्रेबेबल्स ऑफ द टैलेंट से लिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दी थी कि जो ईश्वर से दी गई क्षमता है, योग्यता है, उसको दर्शाता है टैलेंट। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण। जो पेशेंस है उसको एक तरीके से इंसान की तरह व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि वो कभी को क्या देता है, उत्तर दे रहा है। फिर हम बात करें, तीसरा तो है एल्यूजन, संकेत यानी बाइबलिक एल्यूजन है। मैंने बताया था जो टैलेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है वो मैथ्यू 15 जो है 14:30 की बाइबल कहानी का संदर्भ है। और योग जो है वो यीशु मसीह के कथन है, माई योग इज इजी का एक संकेत तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है फोर्थ है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है यहाँ पर, जो पहली नज़र में एक विरोधाभास लगता है कि जो केवल खड़े रहते हैं वे भी सेवा करते हैं, यानी एक तरीके से जो खड़े हैं वो सेवा कैसे करते हैं, लेकिन असल में यह सच्चाई है कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा और सहनशीलता भी भगवान की सेवा करना है। यानी चीज़ों को सहन करना भी भगवान की सेवा करने के बराबर है। यानी अगर आप पे कोई विपत्ति पड़ रही है तो उसको धैर्यपूर्वक सह लेना भी भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसीलिए उन्होंने ये लाइन बोली है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी जो अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं, धैर्यपूर्वक उन सभी चीज़ों को सहते हैं जो भगवान के द्वारा दिया गया है, या भगवान जो भी कर रहे हैं उसे ये समझकर कि कहीं ना कहीं उसमें भलाई है, कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई है, तो वो भी एक तरीके से भगवान की सेवा ही है। यानी अपने धैर्य को दिखाना, अपने पेशेंस को दिखाना भी भगवान की सेवा ही होती है। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यानी मेन पॉइंट एंड की फैक्ट्स, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के 10 की पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है वो तो पता ही है आपको, जॉन मिल्टन इसके पोएट हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1608 टू 1674। और इन्हें जो है कहा जाता है द ब्लाइंड पोएट, यानी इनका एक नाम और है, ब्लाइंड पोएट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हु नोन एज द ब्लाइंड पोएट, तो जॉन मिल्टन। इसके बाद जो इसका अल्टरनेटिव टाइटल है वो सोनेट 19 है, इसे सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। फिर इसके फॉर्म की बात करें तो ये है इटालियन यानी पेट्रार्कियन सोनेट है। इसमें 14 लाइन है, ऑक्टेव प्लस सस्टेट, यानी इसमें ऑक्टेव और सस्टेट के साथ 14 लाइन दी हुई हैं और ये एक पेट्रार्कियन सोनेट है। अगर हम बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ये इसकी राइम स्कीम है। थीम की बात करें तो यहाँ कन्फ्लिक्ट दिखता है बिटवीन ह्यूमन ड्यूटी एंड गॉड बिल्स, यानी भगवान की ड्यूटी और गॉड के बिल के बीच एक कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, जो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा होता है, जिससे हमारे माइंड में भी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चलती है। हम गॉड से खुद पूछते हैं कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान, या मेरे पास ही विपत्तियाँ क्यों आती हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो वो कहीं ना कहीं गॉड की विल होती है, गॉड की इच्छा होती है, हमें उसे धैर्यपूर्वक समझना और सहना चाहिए। ठीक है। छठा जो है वो है मेटाफर, यानी यहाँ जो लाइट है उसको लाइट के साथ साथ आईसाइट के साथ साथ लाइफ और से भी ऐड किया गया है। जो टैलेंट है वो पोइटिक गिफ्ट की तरह यूज़ है, और योग जो है वो गॉड्स कमांड है। यानी ये तीनों चीज़ें पूछ सकता है कि लाइफ से क्या मतलब है, ऑप्शन दे देगा, वहाँ पर आपको टिक करना होगा, आईसाइट और लाइफ जो है उससे मतलब है। उसके बाद टैलेंट के बारे में भी पूछ लेगा, किस टैलेंट की बात हो रही है, तो पोइटिक टैलेंट की बात हो रही है। फिर योग का क्या मतलब है, तो योग का मतलब है गॉड्स कमांड, यानी ईश्वर का कमांड। बात करते हैं सातवां पर्सनिफिकेशन, यानी पेशेंस को पर्सनिफिकेट किया गया है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाइबलिकल जो एल्यूजन है, यानी जो स्टोरी है मैथ्यू 25 का, यहाँ पर जो पैराबल ऑफ टैलेंट की स्टोरी यहाँ ली गई है वो भी पूछ सकता है कि कौन सी स्टोरी से इंस्पायर होकर यहाँ इस टैलेंट वर्ड को यूज़ किया गया था। अब
नौवां जो है इसकी फेमस लाइन भी पूछ सकता है। तो फेमस लाइन क्या है? गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट द नाइट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक, तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है। अगर हम बात करें मैसेज क्या है, तो मैसेज है गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, पेशेंस एंड ओबीडियंस आर आल्सो सर्विस। यानी गॉड जो है उसे किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के काम की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसके धैर्य की और उसके ओबीडियंस की, यानी उसके आज्ञा के पालन करने की और उसके धैर्य की ही ज़रूरत होती है। यही उसकी सर्विस है, ये भी उसकी सर्विस ही है। अगर वो भगवान की चीज़ों को धैर्यपूर्वक सहता है, समझता है, पालन करता है, तो ये भी उसकी कहीं ना कहीं सर्विस होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट। आई होप आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा, पोएम को समझा होगा, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए क्वेरी भी है, क्वेश्चन